हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड जनरली एग्ज़ाम से पहले एक डर होता है कि अगर वो चीज़ ना हुई तो क्या होगा। वो फेलियर का जो फियर है वो हमें बहुत डराता है। तो उस चीज़ के बारे में मेरे मन में जितने भी सवाल थे उनको एक एक्सपर्ट के थ्रू आप तक पहुंचाने के लिए वी इनवाइटेड डॉक्टर मयूरिका दास ऑन द चैनल। ही हैज़ 14 years ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी एंड इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें संदीप महेश्वरी सर के पॉडकास्ट पे भी देखा होगा। इस पूरी डिस्कशन में हमने बहुत सारी बातें की अबाउट फेलियर्स, अबाउट सक्सेस स्टोरीज, कैसे आप अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को हैंडल करेंगे। सो आई होप कि इससे आपको बहुत सारे उन सवालों के जवाब मिले जो आपको डेली बेसिस पे तंग करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड जैसे कि हम लोग कल भी इस चीज़ के बारे में ही बात कर रहे थे कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे जो आने वाले दिनों में कोई ना कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस सेशन के थ्रू मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उनको इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि चाहे मैं प्रे करती हूँ कि उनको सक्सेस ही मिले, बट अगर फेलियर मिले भी बाय चांस तो वो स्ट्रांगली उसको हैंडल करें एंड वो खुद को फेलियर ना माने। जी, बहुत धन्यवाद कि आप और हम आज कोलैबोरेट कर पा रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को, और जब मैं इस वीडियो को अपने चैनल पे डालूंगी, मेरे दर्शकों को सबको बताना चाहती हूँ कि आप कितनी ज्यादा हम्बल, काइंड और जेनरस इंसान है, इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ है। आपका चैनल इतना बड़ा है लेकिन फिर भी आपने मुझसे जब भी बात की इतने प्यारा सम्मान के साथ बात शुरू की। मैं सच में कहना चाहती हूँ कि आपके जैसे लोग बहुत कम होंगे। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले जब मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि आज मेरा कोलैबोरेशन किनके साथ है, तो मैं उनको बता रही थी कि पता है, दुनिया में बहुत सारे लोग एक्सीलेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे एक्सीलेंट होना है। बहुत कम लोग सोचते हैं कि मुझे अपने व्यूअर को या अपने कस्टमर को एक्सीलेंस देना है। तो आप उनमें से एक है जो बहुत ही ज्यादा व्यूअर सेंट्रिक है कि उनका भला कैसे हो सकता है, देखने वालों का कल्याण कैसे हो सकता है। तो वो बात आपके बारे में बहुत ज्यादा सराहनीय है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं ऑनेस्टली इस जर्नी से क्योंकि खुद निकली हूँ, आई अंडरस्टैंड कि कितना इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, कितना इम्पॉर्टेंट है इन टॉपिक्स के बारे में बात करना। मैम मैं आपसे इस क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी के आधार पे हम डरते क्यों हैं, हम फेलियर से क्यों डरते हैं, वो फियर कहाँ से आता है और उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है। अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं ना, तब हमारे पास बहुत कम फियर्स होते हैं। इंसान के बच्चे के पास जन्म लेने पर साधारणतः डर होता है ऑफ लाउड नॉइसेस या ऑफ फॉलिंग डाउन, गिर जाना, तो जोर आवाज और गिर जाना। अब धीरे धीरे इन दोनों के साथ दूसरी चीजें एसोसिएट हो के फिर उसके बाद वो हमारा डर बढ़ने लगता है। फिर उसको पता लगता है कि लोनलीनेस का डर क्या है। फिर उसके बाद मुझे अपने सारे चॉइसेस ऐसे लेने चाहिए ताकि मेरी माँ, मेरे घर के लोग, मेरा कुटुंब, मेरी कम्युनिटी मेरे साथ बनी रहे, मुझे अप्रिशिएट करे कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये नहीं होगा तो फिर मेरा सम्मान चला जाएगा, मेरे साथ जो लोग खड़े हैं वो नहीं खड़े होंगे, मैं जिंदगी में पीछे रह जाऊंगा और मेरे साथ के लोग आगे चले जाएंगे। पीछे रह जाऊंगा का मतलब है मैं पीछे रह के अकेला रहूंगा। ओके, जब कोई भी सक्सेस के बारे में सोचता है, व्यक्ति ऐसा सपना हार्डली देखता है कि मैं एक बड़े से महल में अकेला हूं। ऐसा कोई सपना नहीं देखता सक्सेसफुल होने का। ओके, कि मैं एक पहाड़ पे एक आलीशान घर में अकेला रह रहा हूँ और बहुत सारे एंड्रॉइड्स और रोबोट्स मेरे साथ है, मेरा घर का सब काम कर देते हैं, मुझे इंसान दिखते ही नहीं। तो बिल्कुल। इंसान का मतलब होता है सक्सेस, मतलब मेरे साथ सब लोग हैं, सबका मैं चाहता हूँ। एंड फिर हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं इस चीज को, ये सोच के कि आई ला, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा एवर लास्टिंग बर्थडे पार्टी नहीं होगा। ओके, यानी कि मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे रुतबा नहीं मिलेगा। और फिर हम इसको एक एब्सोल्यूट बना लेते हैं, फिर दिस इज हु आई एम। ये सारी चीजें जब मुझसे छिन जाएंगी
तो मेरी जिंदगी बर्बाद। ओके, तो फिर तो जीने का कुछ मतलब ही नहीं है। हम एक्चुअली कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, और अगर हम कम्युनिटी ओरिएंटेड हो जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि हमारे फेलियर का डर धीरे धीरे कम होने लगेगा। हम जितना ज्यादा इसे मेरा सक्सेस बनाएंगे, उतना ज्यादा ईगो बड़ा होता है। जितना ज्यादा इसे हम मिशन ओरिएंटेड या कम्युनिटी ओरिएंटेड बनाएंगे, उतना धीरे धीरे हम देखेंगे कि ईगो कम हो जाएगा, फियर ऑफ फेलियर कम होने लगेगा। मैम ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि अपने गोल को सिर्फ अपना मानने की बजाय थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा मिशन ओरिएंटेड सोचो। मैम पर यहाँ पर मेरा एक सवाल है जो आई थिंक बहुत से लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि कई बार हम उसी कम्युनिटी से ही डरते हैं, हम उन्हीं रिलेटिव्स के लेट्स से कमेंट से डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे। तो देन हम उन्हीं को दिमाग में रख के फिर कैसे मिशन को बनाएं। एक मजेदार बात ये है कि पूरा पिक्चर ना मैंने देखा है। आप मुझे एक्सपर्ट बुला रहे हैं, लेकिन मैंने पूरा पिक्चर नहीं देखा है। पूरा पिक्चर आपने भी नहीं देखा है। आप अपनी आईआईएम जर्नी पूरी कर चुके हैं। पूरा पिक्चर पता है, इंटरेस्टिंगली ना बिजनेस हेड ने देखा है, ना आईआईएम के किसी डीन ने देखा है। तो रिलेटिव्स तो छोड़ ही दीजिए। ओके, वो तो करियर काउंसलर्स है ही नहीं। नाउ वो जो भी कहते हैं, ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ द पिक्चर, दैट इज नॉट द एंटायर पिक्चर। हमें जरूरी ये है कि हम हमारी जर्नी में एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाए। इसमें हमें हमारे रिलेटिव्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, एंड दैट इज समवेयर ओके। अगर हम हमारे रिलेटिव्स के अगेंस्ट गए, हमारे पेरेंट्स के अगेंस्ट गए, क्योंकि अगर हमने उनके अगेंस्ट जाके सक्सेस को ढूंढ लिया, फॉर्मूले को या फॉर्मूले के एक हिस्से को पकड़ लिया, तो फिर यही रिलेटिव्स, यही कम्युनिटी जो पहले हमारी बुराई करती थी, अब हमारी वाहवाही करेगी। बोलेगी देखो ऐसा होना चाहिए, डर के आगे जीत है, इसके जैसा बनो, एंड ये सारी एग्जाम्पल्स देने लगेंगे। यही जो आपकी निंदा करते थे, यही सारे लोग आपके फैन बन जाएंगे और आपके लिए फॉलोअर्स लेके आएंगे। मैम इनफैक्ट इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है जो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी वैलिड है। सो JRD टाटा 1998 में उन्होंने इंडिका जो थी वो लॉन्च की थी, एंड किसी रीज़न की वजह से वो गाड़ी नहीं चली। तो एज एन ऑटोमोबाइल बिजनेस उनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, एंड उन्हें वो डिवीज़न बेचनी पड़ी फोर्ड कंपनी को। एंड फोर्ड ने वो खरीदते समय उन्हें काफ़ी इंसल्टिंग वे में कहा था कि अगर किसी बिजनेस के बारे में पता ना हो तो उस बिजनेस में एंटर ही क्यों किए थे। एंड उससे एग्जैक्टली 10 साल बाद 2008 में उन्होंने फोर्ड की एक डिवीज़न, जैगुआर की जो डिवीज़न थी, उसको ख़रीद लिया था क्योंकि वो उस समय बैंकरप्सी के टाइम पे थी। एंड उस समय फोर्ड ने ये कहा था कि हमारे बिजनेस को बचाने के लिए थैंक यू। तो रिश्तेदार तो फिर भी एक लेवल हो जाता है, लेकिन अगर बिजनेस के साथ भी सेम चीज़ हो रही हो तो आपकी बात ठीक है कि कई बार एक्सपेक्टेशंस ब्रेक करनी पड़ती हैं एंड स्टेप आउट भी करना पड़ता है उन चीज़ों से। मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि कोई गारंटीड सक्सेस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने रिश्तेदारों की बात नहीं मानी, पेरेंट्स की बात नहीं मानी, और कोशिश करने में आप मुंह के बल गिर गए। ऐसा हो सकता था कि टाटा फोर्ड की बराबरी नहीं कर पाए फॉर सम रीजंस, ऐसा हो सकता था। लेकिन प्रयास करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे ना, तो फिर हमारी हार गारंटीड है। लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे तो हम जीत भी सकते हैं। अगर हम ज्यादा कोशिश करेंगे, बने रहेंगे कोशिश में, तो हमारे जीतने की जो परसेंटेज है या चांसेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हम अगर स्ट्रेटेजिकली कोशिश करेंगे, यानी कि अच्छे से डीपली सोच के, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेके, मार्केट एनालिसिस करके, जो भी है, सर्वे करके क्या चल रहा है क्या नहीं है, सो स्ट्रेटेजिकली कोशिश करेंगे तो हमारी जीत गारंटीड है। मैम इसमें जो आपने स्ट्रेटेजिकली वाला पॉइंट लिया उस पर मैं थोड़ा बिल्ड करना चाहूँगी कि बहुत से लोग जैसे एग्ज़ाम देते हैं, कई बार उन्हें मल्टीपल टाइम्स एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उस समय वो निराश ना हो करके स्ट्रेटेजिकली या क्रिटिकली अपने फेलियर के बारे में कैसे सोचें कि नेक्स्ट टाइम वो उसको सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएं। अगर हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को डिफाइन करेंगे ना,
तो फिर मेरे ख्याल से हम इस चीज को समझ पाएंगे कि स्ट्रेटेजिकली हम कैसे सोचे अबाउट आवर फेलियर। तो जब बिजनेस में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, तब कैसे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है? हम सोचते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। हम किसी ऐसे एक्सपर्ट को लाते हैं जो बुरा देखने में माहिर है, जो देख के हमें बताएगा कि तुम्हारे प्लान में ये गलत है। ओके, और ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं होते। आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी होंगे ऐसे टीचर्स, होंगे ऐसे रिश्तेदार, होंगे ऐसे बड़े भैया बड़ी दीदी होंगी, कोई तो कोई होंगे जो बहुत अच्छे हैं आपकी बुराई निकालने में। ओके, सो डिस्पैशनेटली, यानी कि उससे अपने ईगो को ना हर्ट करके सारी जो उन्होंने बुराइयां बोली है उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि उसमें कितना ज्यादा एविडेंस है। क्या उन्होंने ऐसे कहने के लिए कहा है, या उनके पास क्या कोई एविडेंस है इस बात को जो वो आपकी बुराई कर रहे हैं, कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर तुम लेट उठ रहे हो इसलिए तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। लेकिन हो सकता है कि भले आप लेट उठते हैं, रियलिटी ये है कि आप सोते भी लेट है, तो आप लेट ही उठेंगे ना। ऐसा हो सकता है क्रिटिसाइज करने वाला इंसान जो क्रिटिसिज्म दे रहा है उसका तथ्य नहीं है। पार्ट 2 होगा कि जो भी पॉइंट्स रेज किए गए हैं, जो भी क्रिटिसिज्म दी गई है, उसके लिए एविडेंस ढूंढना। ये भी सोचना, थोड़ा फोरकास्टिंग करना, यानी कि अगर जो मैंने किया है या जो मैं कर रहा हूं, अगर मैं वही करता जाऊंगा, तो फिर आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में मैं कहाँ पहुंचने वाला हूँ? मैं अगर हर सैटरडे संडे किसी भी वेब सीरीज को बिंज कर रहा हूँ, एक वीकेंड में कुछ नहीं होता, 2 वीकेंड्स में भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको लगातार 6 महीना करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, तो आप अगले 2 सालों में कहाँ पहुंच जाएंगे? उसी जगह पे अगर आपने हर वीकेंड को एक एक, लेट्स से यूडेमी कोर्सेरा का कोर्स कंप्लीट किया, कोई ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया, कि बिंज वॉचिंग के बदले वेब सीरीज ना देख के हम एक कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर आप मुझे बताइए 6 महीने में आप कहाँ होंगे? साल भर में आप कहाँ पहुंच जाएंगे? हर स्टेप का फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि भविष्य में ये कहाँ लेके जाएगा मुझे। तो फिर धीरे धीरे ना आपको वो पिक्चर क्लियर होने लगेगी। फिर आता है ये स्टेप कि आज मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी प्रायोरिटीज क्या है। कुछ चीजों को आप अगर अपनी प्रायोरिटी में डालते हैं कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट पूरे करने हैं, तो कुछ चीजों को आपको अपनी प्रायोरिटी से निकालना भी पड़ेगा। यही सृष्टि की सबसे सुंदर बात है कि इंसान कहीं पे भी आंखें खोले दिन में, उसके पास 24 घंटे ही होते हैं। ओके, तो आप अपने 24 घंटों को किस तरीके से, कितनी बुद्धिमानी से यूज करेंगे, ये आपके ऊपर है। अच्छे से प्रायोरिटाइज कीजिए, अपनी पुरानी आदतों को याद कर लीजिए कौन सा गलत है, और उसे छोड़िए, धीरे धीरे अच्छी आदतों की तरफ बढ़िए, एंड यू विल सी द चेंज। आपने बिल्कुल सही कहा कि एविडेंसेस ढूंढिए एंड उसके दम पे आप इवैल्यूएट कीजिए कि आप जो कर रहे हैं या आपको जो कहा जा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं वो सही है या नहीं। मैम, लेकिन यहाँ पर हम एक्सटर्नल इनपुट्स को वैलिडेट करने के लिए या चेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी में अगर हम इंटरनली अपने आप में देखना चाहें कि हमने कहाँ गलतियाँ की, तो उस पार्ट को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से उसके लिए ना कहीं पे हमें एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। अब वो एक्सपर्ट आपका करियर कोच हो सकता है। करियर कोच तो बहुत हाई फाई एक ऑप्शन हो गया। सब लोग सही करियर कोच को ढूंढ भी नहीं पाते, क्योंकि बहुत हर फील्ड में क्वैक्स होते हैं। सही करियर कोच के पास जाना, जिनके पास भीड़ लगी है। ओके, भले आपको वेट करना पड़े पर उनके पास जाइए। वो नहीं कर सकते, सिंपल ऑप्शन है, अपने टीचर के पास जाइए। उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क। उनका समय आउटसाइड क्लास लीजिए। ओके, उनको कहिए मैम कैन आई टेक यू आउट फॉर कॉफी, सर कैन आई टेक यू आउट फॉर डिनर। उनके उनके समय को उनको कुछ स्पेशल ऑफर करके, ये तो सदियों से चला आता है ना, ये टेक्निक कि आप अपने गुरु को कुछ ऑफरिंग में देते हैं, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका कुछ काम कर देते हैं, और बदले में गुरु आपको वो बताते हैं जो वो सबको नहीं बताते। सो
तो आपके टीचर आपको इस इंट्रोस्पेक्शन में मदद कर सकती है। नेक्स्ट हो सकता है कि सब्जेक्ट रिलेटेड जो किताबें हैं, यू कैन रेफर टू बुक्स। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन एंड जर्नलिंग। ध्यान में बैठना और मुझे क्या विचार आ रहे हैं उनको लिखना। लिखने से हमको क्लैरिटी मिलती है, ध्यान में बैठने से हमारे फोकस करने की कैपेसिटी बढ़ती है। हम खुद ही अपने सबसे बेस्ट क्रिटिक और सबसे बेस्ट अप्रिशिएटर और फैन बन सकते हैं। हम खुद ही अपने आप को चलते चलते कह सकते हैं, यार तुमने जबरदस्त काम किया, तुम और अच्छा कर सकते हो। लेकिन हम क्या होता है, ये चलता रहता है रिकॉर्ड, लेकिन भले जो अच्छा बोला गया है, बुरा बोला गया है, हम इस वैल्यूबल रिकॉर्ड को इग्नोर कर देते हैं। इसको रिकॉर्ड करना, जो रिकॉर्ड दिमाग में चल रहा है, इसको जर्नल में लिखना और इसके ऊपर ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा कर सकेंगे, आप महीने भर में अपने पूरे व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव नोटिस करेंगे। मैम, ये आपने जो जर्नलिंग की बात की है, आई डोंट इवन रिमेंबर कि कितने महीनों कितने सालों से जर्नलिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मैंने मोस्टली अपने अराउंड जिन भी लोगों को टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए देखा है, वो सब एक नोटबुक के ऊपर लिखना प्रेफर करते हैं। सबके पास फ़ोन में नोट पैड्स हैं, सबके पास लैपटॉप्स में नोट्स का ऑप्शन है, बट सब लोग जो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं, पता नहीं शायद लिखने में कुछ ऐसी खास बात है कि आपके दिमाग में वो एज अ प्रायोरिटी रजिस्टर हो जाता है एंड बहुत अच्छे से वो अपने टाइम को दिन मैनेज कर पाते हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर कहीं ऐसा कहा भी गया था कि आप सोने से पहले अगले दिन में जो भी आपके लिए 3 ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं करने, उनको ज़रूर लिख लीजिए। क्योंकि आप चाहे बाकी कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, अगर आपके सोने से पहले वो 3 काम दिमाग में होंगे ना, तो उनको डेफिनेटली कर लेंगे एंड वो सच में बहुत हेल्प करता है। तो मैम, ये चीज़ भी हमें अब थोड़ी क्लियर हो रही है कि एक्सटर्नल जो हमें इनपुट्स मिलते हैं प्लस हम खुद से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हम आगे का पाथ बनाएंगे, वो भी स्ट्रैटेजिक और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। बट आई एम प्रिटी श्योर कि जब फेलियर हिट करेगा तो कुछ समय लगेगा, जिसको हम रिकवरी पीरियड बोलेंगे, एंड उसके बाद हम एकदम से रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट बैटल लड़ने के लिए। तो उस रिकवरी पीरियड में आपका क्या पीस ऑफ एडवाइस होगा उन स्टूडेंट्स के लिए? ये बात समझना जरूरी है कि आप सक्सेस तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो आप बिना फेलियर के पहुंच ही नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं और आपने कभी फेलियर चखा ही नहीं है। मैं आपको ना उदाहरण देती हूँ। मैं ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं ऐसे कुछ महारथियों को जानती हूँ जिनके माता पिता डॉक्टर्स हैं, तो उन्हें आसानी से मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन अब जब वो प्रैक्टिस में बैठते हैं, ना प्रैक्टिस में उनका मन लगता है, ना प्रैक्टिस में उन्हें कॉन्फिडेंस आता है, ना प्रैक्टिस में उन्हें सक्सेस मिल रही है। आप समझ रहे हैं? ये हर जो फेलियर है ना, कि मैंने कोशिश की, मैं हार गई, फिर मैंने अपने दुख दर्द को संभाला, फिर मैं वापस से खड़ी हुई, ये हमारी टेनासिटी को बढ़ा रहा है, कैपेसिटी बढ़ा रहा है, शक्ति बढ़ा रहा है। अगर हम फेल नहीं होंगे तो जब ऑन द जॉब हम पर प्रेशर आएगा, हम उस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? अगर जैसे हम कल इस चीज को लेके बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग अगर वो बड़े कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उनमें से कईयों का सपना सच में यही है कि उन्हें एक बड़ा पैकेज चाहिए। बड़ा पैकेज वो सोचते हैं कि अगर हमको वो 2 करोड़ का पैकेज मिल जाए, और वो 2 करोड़ का पैकेज मेरा डिले हो गया क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं मिला इस साल, या मुझे नहीं मिला, तो लोग बहुत ज्यादा उदासीन हो जाते हैं। तब जरा आप ये सोचिए, अगर आप 2 करोड़ के पैकेज के लॉस पे इतने ज्यादा उदासीन हो रहे हैं, तो कोई आपको हिम्मत करके अपने 200 करोड़ मैनेज करने को कैसे देगा? जहां आपको किसी और के 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखना है, उसका डेलीगेशन देखना है। अगर आप 2 करोड़ पे फंबल कर रहे हैं, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, फिर 200 करोड़ तो आप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। और जो कि एक्चुअली बिजनेस में कई बार होना है, क्योंकि हमें कई बार बिजनेसेस में डिफिकल्ट डिसीजंस लेने होते हैं डिस्पैशनेट होके।
तो जैसे ही आप फेल हुए, आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे यही फेलियर लेके आगे बढ़ना है। अगर मेरा इस साल नहीं हुआ तो मेरा अगले साल हो जाएगा। अगर मेरा अगले साल नहीं हुआ तो मैं एक ऐसी कंपनी खोलूंगा जिसपे मैं उन लोगों को नौकरी दूंगा जो उस कॉलेज से निकले हैं जहाँ पे मुझे जाना था। ज़रूर मैम। इनफैक्ट मुझे ऐसा याद है, सुनील मित्तल, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद कि सुनील मित्तल का एग्जाम्पल है या नहीं, तो जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने अपनी जो फर्स्ट कंपनी खोली थी वो कंपनी फेल हो गई थी, एंड जो उन्होंने दूसरी कंपनी अपनी ओपन की थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म की, 2 साल 3 साल बहुत अच्छा परफॉर्म की, एंड देन सडनली एक ही रात में गवर्नमेंट किसी रेगुलेशन के कारण पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो गया। आप सोचिए, जिनकी पहली कंपनी एकदम ख़त्म, मतलब शुरू ही नहीं हुई, अच्छे से परफॉर्म ही नहीं की, और दूसरी कंपनी चलने के बावजूद गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से रातों रात बंद हो जाए, उस पर्सन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन उन्होंने उस समय, ताइवान में थे वो उस समय, एंड उन्होंने वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी जहाँ उन्होंने एक फ़ोन देखा, बटन्स वाला फ़ोन, एंड उस समय इंडिया के अंदर बटन वाले फ़ोन्स नहीं थे, हम वो डायल वाला फ़ोन यूज़ किया करते थे उस समय। तो उन्होंने उस चीज़ को इंस्पिरेशन लेके सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा पुराना बिजनेस नहीं चला, उनके पुराने दोनों बिजनेस किसी और इंडस्ट्री में थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है, वो किसी भी चीज़ का हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे आपने बोला कि रास्ता चाहे कोई भी हो, मंजिल आपको याद होनी चाहिए, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस रास्ते से वहाँ तक पहुँच रहे हो। सो ये पार्ट भी एकदम क्लियर है कि ऐसा नहीं सोचना है कि अगर वही आपका डेस्टिनेशन है तो उसको पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। देयर आर मल्टीपल वेज टू गो अबाउट इट। कभी भी इस तरह से निराश नहीं होना है। अब मैम, हमारे सेशन को देख करके शायद कोई समझ जाए, लेकिन वो तब क्या करें अगर उनके आसपास वाले नहीं समझ रहे एंड वो उन्हें अपने गोल को पाने से रोक रहे हैं। जैसे आपने पहले भी कहा था कि आप उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वो आप ही के पेरेंट्स हैं, अगर वो कोई ऐसा है जिसे आप दुख भी नहीं पहुंचाना चाहते, फिर आप वो कैसे कर सकते? लोग अपने सिस्टम को इसलिए चैलेंज नहीं कर पाते क्योंकि वो सिस्टम पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी और लोगों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और वो अपने कम्युनिटी के उतने बड़े वैल्यूबल मेंबर नहीं बन पाए हैं। ओके, यानी कि मैं अपने फादर पे ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, लेकिन मेरे फादर की मुझ पे उतनी ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अगर मैं इतना एक्सीलेंट हूं कि मेरे फादर भी बड़ी सारी चीजों पे मुझ पे डिपेंड करते हैं, तो वो भी मुझे रोकने से डरेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनके मन में भी ना एक हिचकिचाहट आएगी कि इसको रोके, अरे ये तो इतने काम का इंसान है, इसको रोके, ये अगर भड़क गया तो, ये अगर नाराज हो गया तो जाने दो, जो कर रहा है करने दो। अच्छा, ये भी होगा कि जब आप अपनी कम्युनिटी के, अपनी फैमिली के, अपने आसपास के लोगों के बीच में एक वैल्यूबल कंट्रीब्यूटर है, तो लोगों को ना आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको अपोज नहीं करना चाहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि शायद इसको वो नजर आ रहा है जो हमको नहीं नजर आ रहा है। आपकी बात एकदम सही है, एंड काफ़ी हद तक मैं रिलेट भी कर पा रही हूँ इस चीज़ से। लेकिन कई बार जैसे चैनल पर कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि हमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, एंड हम अब फाइनली कुछ करने जा रहे हैं बट हमें रोका जा रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जहाँ कोई खुद को ही ब्रिलियंट नहीं मानता है, कोई खुद को वैल्यूएबल नहीं मानता है ऑलरेडी, किसी को लगता है कि वो अपनी पूरी लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट का रोल अदा किए हैं, उस सिचुएशन में वो स्टूडेंट वो वैल्यू कैसे जनरेट कर सकता है, वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकता है एक ऐसा काम करने के लिए जिसके लिए उन्हें रोका जा रहा है। कैलकुलेटेड डिसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि मोस्टली यंग लोग अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लाने के लिए जिस तरीके का डिसेंट दिखाते हैं, विच दैट इज वेरी रैंडम एंड वाइल्ड। तो अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए मैं क्या करूंगी भाई, मैं बाहर देर तक रहूंगी जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया है। सो ये सारे ना छोटे छोटे अटेम्प्ट्स होते हैं जहाँ पे एक यंग इंसान अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है, अपने डिसीजंस खुद लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हमें काम आने वाले डिसेंट नहीं है। इनफैक्ट ये हमारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी पर ही प्रश्न उठाता है।
आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल। लोग ये नहीं मानते कि अरे वाह, तुमने दूसरों के अगेंस्ट जाके क्या डिसीजन लिया, ओके तुम घर से भाग गए। आप सही बोल रहे हैं। आपने अभी तो कहा था कि आपको वैल्यूएबल मेंबर बनना है, तो इससे आप क्या ही वैल्यू ऐड करेंगे अगर आप ये डिसीजंस ले रहे सो कहीं पे ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैलकुलेटेड डिसेंट करें, यानी कि वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि छोटे छोटे डिग्रीज में जो आपको सही लगता है, आप सोशल सर्विस में जाना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं इसमें क्या है, सोशल सर्विस में क्यों जाना है, तुम्हारा तो टाइम वेस्ट होगा। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। सो ये छोटे छोटे डिसेंट जो एथिक्स अप्रूव्ड है, प्रिंसिपल्स अप्रूव्ड है, इनको करते रहने से ना आपके पेरेंट्स भी तैयार हो जाएंगे कि भाई ये ना अपने हिसाब से चलता है, सही डिसीजंस लेती रहती है जो उसके हिसाब से सही है। फिर बाद में पहले तो हम मना करते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि नहीं, बात तो है, दम तो है, ठीक है रहने दो, जो कर रही है करने दो। आपने नहीं ही कुछ बड़ा किया होगा, आप प्रोटेक्टेड थे, लेकिन अब से आप अपने आप को बोलने लगिए कि मैं खास हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं गिर जाऊंगी तो मैं उठूंगी, मैं अपने घाव के ऊपर मरहम पट्टी करके फिर कोशिश करूंगी। ये बहुत ज़रूरी है मैम। इनफैक्ट जो आपने बात बोली वो इतनी ज़्यादा रिलेटेबल है, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने इनफैक्ट कभी इस नज़रिए से नहीं देखा जब किसी ने भी कहा कि मैं एवरेज हूँ, कि शायद उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी बिना उनके खुद के किसी कसूर के। बट मैम एट द सेम टाइम आपकी ये बात भी सच है कि आज आप अपने आप को एवरेज मानना बंद करके एक नई शुरुआत करिए। आप एक नई शुरुआत कीजिए, नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। राइट। मैं आपको ना एक कैलकुलेटेड डिसेंट का एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने 10th क्लियर किया था, तो उस वक्त मुझे जो मार्क्स मिले थे, उस वक्त उन मार्क्स से मैं साइंस पढ़ सकती थी। मेरी फैमिली में सब कोई यही चाहते थे कि मैं साइंस पढूं, लेकिन साइंस के लिए जो बढ़िया कॉलेजेस के नंबर लगते हैं उतने नंबर नहीं थे। किसी कॉलेज में मिल सकता था मुझे, लेकिन एकदम टॉप ग्रेड कॉलेज में नहीं मिलेगा, ऐसे नंबर थे। लेकिन और मेरे फादर और सब लोगों ने बहुत प्रेशर था कि नहीं तुमको साइंस ही लेना है। प्रेशर में आके मैंने बात तो तभी कहा कि हाँ भाई मैं साइंस ही लूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा मुझे एक आर्ट्स के कॉलेज का फॉर्म भरने दीजिए, एक आर्ट्स के कॉलेज का, ओके। एंड मैंने सबसे बेस्ट कॉलेज में फॉर्म भरा और सबसे बेस्ट कॉलेज में मेरे फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया। एंड देन उसके बाद मेरे फादर मुझे बहुत इंसिस्ट करते रहे कि नहीं तुम अभी भी साइंस में ले सकती हो, दूसरे कॉलेजेस में तुम्हारे लग जाएंगे, तुम्हारा नाम आ गया है, तुम ले लो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे हमेशा से साइकोलॉजी पढ़ना था। मैं एक स्टैंडर्ड से सोचे जा रही हूँ कि मैं एक दिन साइकोलॉजिस्ट बनूंगी और मैं यही करूंगी। उन्होंने 6 महीने तक मुझसे ठीक से बात नहीं की कि इसका कुछ नहीं होने वाला है। रिश्तेदार मुझे कहते थे कि क्या करोगी तुम साइकोलॉजी पढ़ के, एक काम करो, तुमको अच्छी एक स्कूल की नौकरी लग जाएगी, लड़कियों के लिए यही सबसे अच्छा काम है कि वो स्कूल में पढ़ाएगी। नो ऑफेंस अगेंस्ट दोज हु आर टीचिंग, सच में ये एक अच्छी नौकरी है, उनका लॉजिक उनके जगह पे सही है, टीचिंग का जॉब अच्छा है। लेकिन मेरे सपने टीचिंग के जॉब से बहुत बड़े थे। इस फील्ड में आने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट के रोल में बहुत सालों तक आप पैसे नहीं बनाते, इट बिकम्स डिफिकल्ट। कई सालों तक मैंने सिर्फ चिल्लर पैसे कमाए हैं, बट देन फिर भी द डिसेंट वाज दिस कि नहीं, मैं यही करूंगी, मैं अब वही करूंगी जो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है। देयर वर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मेरे क्लास के ज्यादातर लड़कियां एचआर में चली गई, क्योंकि वहां पे सैलरी मिलती है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं यही काम करूंगी। देयर वर अपॉर्चुनिटीज जो बहुत सारी लड़कियां स्कूल काउंसलिंग में चली गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, भले पैसे नहीं बने, लेकिन मैंने यही काम करना है। एंड टुडे विद गॉड्स ग्रेस, वैसे तो जिंदगी में कोई चीज परमानेंट नहीं होती, लेकिन फॉर नाउ मुझे लगता है आई हैव डन वेरी वेल फॉर अ साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पे मैं इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ, आपके जैसे थिंकर्स के साथ, संदीप महेश्वरी जी, सिद्धांत अग्निहोत्री जी से मिली हूँ, ऐसे विचारकों से मिली हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन के लिए। ये कैलकुलेटेड डिसेंट
मुझे काफी काम आया। मैम अगर मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे पाऊँ, तो मैंने जो कल भी आपसे बात की थी और आज भी, मुझे आप एकदम सुधा मूर्ति जी की याद दिलाते हैं। एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मैं उनको बहुत लुक अप टू करती हूँ। इनके लिए इनकी इंस्पिरेशन नहीं है बिल्कुल। सब। एंड आपने जब ये बोला ना कि मैंने अपने मन की सुनी, एंड चाहे सोसाइटल नॉर्म्स कुछ भी हो, मैंने वो करने की कोशिश की जो मेरे लिए सही था। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत किया है, बहुत ऐसे डिसीजंस लिए हैं। इनफैक्ट आपने शायद उनकी वो स्टोरी सुनी होगी ना, जहाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम जब वो अप्लाई करने जा रही थी किसी जॉब के लिए, तो उस फॉर्म पे लिखा हुआ था फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। तो उन्होंने टाटा, JRD टाटा को मेल लिखा था, या शायद पता नहीं किसी तरह से उन्हें कम्युनिकेट किया था कि इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। एंड देन उन्होंने उनको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दी थी एंड वो सिलेक्ट हुए थे। तो मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है आपकी इस नेचर में कि आप डिसेंट की जो बात कर रहे हैं, आप ये भी नहीं कह रहे कि एकदम वाइल्ड हो जाइए, ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको एक रिबल बना दें लाइफ में। बट एट द सेम टाइम आप ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने आप की इच्छा को ही इतना मत दबा दीजिए जस्ट टू फिट इन टू द सोसाइटी, और जस्ट टू फील लाइक कि जो है वही कर लेते हैं, सब लोग वही करते हैं, तो अगर मैं गलत किसी और पाथ पे जाऊंगी तो वो गलत पाथ ना निकल आए। मैम कोई ऐसा मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? उनके एग्ज़ाम्स नवंबर के मंथ में हैं, अगर कोई और भी ये देख रहा हो जिनके 12th में बोर्ड्स आएंगे या और बड़े तरह के एग्ज़ाम्स आएंगे, कोई ऐसी बात जो आप उनसे कहना चाहें जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर देयर एग्ज़ाम? मैं यही कहूंगी कि देखिए, डर से अगर आपको जीतना है तो फिर दो सवाल बहुत काम आते हैं। पहले, बुरे से बुरा क्या ही हो जाएगा, और दूसरा, क्या हम बुरे से बुरे को सह नहीं सकते? द रियल आंसर इज हम सह सकते हैं। हम बस एक ही चीज को सह नहीं सकते, वो है मौत, जिसमें हम एक बार मर ही जाते हैं। लेकिन वो जिंदगी में से एक ही बार आएगी और फाइनल में आएगी, उसके बारे में ना आप प्लान कर सकते हैं, ना प्रिपेयर कर सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। तो बाकी हर चीज के लिए आप सहने के लिए उसे रेडी हो जाइए, क्योंकि एक्चुअली आपके अंदर अथाह सहन शक्ति है। तो अगर आप उस चीज को पहचान लेंगे, आप जान जाएंगे कि आपके अंदर कितनी ज्यादा पावर है। उस पावर के वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान, जो बड़े रुतबे में जन्मे हैं, बड़े फैमिली में जन्मे हैं, वो कई बार बैंकरप्ट होने के बाद वहां से बाउंस बैक होते हैं, देश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं अपने देश के। सो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि वो यही अपने आप को कहते हैं, यार बुरे से बुरा क्या ही हो जाएगा। उनके तो एटीट्यूड में भी लिखा रहता है, शक्ल पे भी लिखा रहता है, यही सोचते हैं बुरे से बुरा क्या ही हो जाएगा, और जो भी होगा हम सह लेंगे। मैम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने। एंड थैंक यू सो मच मैम, टाइम निकालने के लिए, स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए। एंड अगर पॉसिबल हो, डेफिनेटली वुड वांट कि आप और सेशन लीजिए। इनफैक्ट आपने साइकोलॉजी के लिए जो अपना प्यार दिखाया है, आई वुड वांट कि बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, आप उनको भी ज़रूर गाइड कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीड है काउंसलिंग की, नॉलेज की। तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन टू द चैनल, कभी भी जब भी आप चाहें, किसी भी टॉपिक पे आप चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। इट वॉज अ डिलाइट टॉकिंग टू यू अगेन। आपकी आयु लंबी हो, आप अपने पेरेंट्स को इसी तरह से प्राउड फील कराती जाएं, जैसे आप कर रही हैं। पता है, मुझे कई बार लोग मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आपको इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वीडियोस बनाए ना कि किसी लड़के को इम्प्रेस कैसे करो, किसी लड़की को इम्प्रेस कैसे करो। तो लोग मुझे लिखते हैं कि आपको इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। तो उसका जवाब यही है कि अगर आप अपने माता पिता को और अपने देश को प्राउड फील करा सकते हैं, तो मैं तो क्या, पूरी दुनिया आपसे इम्प्रेस होगी। तो थैंक यू। आप उन्हीं लोगों में से एक है। आप यही काम करते जाइए, हमारे देश को इंस्पायर करते जाइए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।